अक्रॉस द कंट्री आपने लोगों के तासुरात सुने। पाकिस्तान का कोई भी शहर हो, एक साहब की बात मुझे बड़ी दिल को लगी और ये बात जो है ना आपको अपने इर्द गिर्द भी सुनने को मिलती है, क्योंकि तासुर यही आजकल जा रहा है कि आपस की लड़ाइयों में मुल्क की फिक्र शायद अब किसी को नहीं है। वैसे तासुर आई एम सॉरी टू से ऐसा ही है, वरना आपने जो पहले बात की थी, आप किससे ये बात सुनते हैं आजकल? कोई हमारे लीडर जिनके पीछे मार्चें भी हो रही हैं और सारे एक दूसरे को पूरी जवाबी फायरिंग, ट्विटर पे तो पूरी एक जंग चल रही होती है। आवाम की बात कौन करता है? लिटरली अपनी अपनी बातें करते हैं। लेकिन बात यह है कि अब लोगों के अगर तासुरात सुने तो हमारे जो सारे लीडर हैं उन लोगों को थोड़ा सा खौफ आ जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्शंस जो हैं अगले साल तो होने ही है, बेशक पहले हो बाद में हो व्हाटएवर, तो who's going to vote for you? और ये बड़ा जेन्युइन हम आपको बता रहे हैं कि इतना टॉक्सिक सियासी माहौल हो गया है हमारा, इतना टॉक्सिक सियासी माहौल हो गया है कि लोग अब मुतनफ़र होना शुरू हो गए हैं। मतलब लिटरली आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर बॉयकॉट होना स्टार्ट हो जाए कि जाओ सारे मिलके जाओ और हमने वोट ही नहीं देना तुम लोगों को, बिकॉज एवरीबडी अक्रॉस द बोर्ड इज द सेम। और सारों का मतलब वो जो दर्द आप फील करना चाहते हैं ना कि भाई हमारे लिए कोई फिक्र करे, वो हमें कहीं नजर नहीं आ रहा, आवाम को कहीं नजर नहीं आ रहा। पता है क्या, सियासी लीडरान में थोड़ी सी एम्पैथी नजर आनी चाहिए। कहीं तो लगे कि ये एक घर है, कहीं तो लगे कि इस घर में बसने वाले, यहाँ पे रहने वाले आवाम की फिक्र करते हैं। ये जो हुक्मरान अपने आप को हुक्मरान समझते हैं या लीडर कहते हैं, मतलब खुदा का वास्ता है अपनी 1.5 इंच की मस्जिद, अपनी इनकी जो दीवारें आपने कायम की हुई हैं, ये गिराएं और मिलकर बैठें, इस मुल्क के मसलों का हल तलाश करें। एक दूसरे को चोर डाकू कहने से, एक दूसरे को मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजने से, एहतजाज करने से, उन एहतजाजों को रोकने की कोशिश करने से इस मुल्क के आवाम का भला नहीं हो रहा है। सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी पूछ लेते हैं। शहबाज राना, ये बताइएगा कि मुल्क की मईशत इस वक्त ठीक नहीं है, मतलब दिस इज़ द लीस्ट वी कैन से, और ये सभी को नज़र आ रहा है, लेकिन क्या हालात इतने ख़राब हैं कि डिफ़ॉल्ट का एक जेन्युइन रिस्क जो है वो मौजूद है? देखिए जी, सबसे पहली बात ये कि जो दिवालियापन होने की बातें थी ये शुरू हो गई थी आज से कुछ 5-6 माह पहले, और पीक पे ये उस वक्त गई जब जून जुलाई में आईएमएफ के प्रोग्राम में ताख़ीर हो रही थी। तो जब आईएमएफ का प्रोग्राम रिवाइव हो गया तो उसके बाद ये उम्मीद है कि ये बातें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन आज तक ये बातें इसलिए ख़त्म नहीं हुई कि प्रोग्राम की रिवाइवल के बाद जो आईएमएफ ने पाकिस्तान में अपना अगला मिशन भेजना था, उसका जो टेंटेटिव शेड्यूल था, उसके तहत ये जो मिशन है पाकिस्तान में अक्टूबर में आ जाना चाहिए था, और इस मिशन के आने के बाद आईएमएफ की जो बोर्ड की टेंटेटिव डेट थी वो 3 नवंबर थी। तो आज तक ना तो आईएमएफ का मिशन पाकिस्तान आया, ना ही जो बोर्ड है आईएमएफ का वो हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान को जो अगली कर्जे की जो किस्त है तकरीबन 1.1 अरब डॉलर की, वो नहीं मिल सकी। दूसरा, इसके साथ ही कुछ वर्ल्ड बैंक के भी कर्जे थे जो पाकिस्तान ने लेना थे इस अरसा में अक्टूबर नवंबर में, वो भी ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर अभी भी एक दबाव है। और आप देखिए जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं, उन्होंने पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको भी डाउनग्रेड कर दिया है। अब पाकिस्तान के लिए आलमी जो मार्केट्स हैं, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स, वहाँ पे जाके नए कर्ज़े लेना आसान नहीं है। ना सिर्फ ये, पाकिस्तान को फ़ॉरेन कमर्शियल बैंक से भी कर्ज़े लेना आसान नहीं रहा कि उसके ऊपर जो रिस्क प्रीमियम है, पाकिस्तान के दिवालिया होने की, जो पोटेंशियल दिवालिया होने की बातें हो रही हैं, उसकी वजह से रिस्क प्रीमियम बहुत बढ़ गया है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप कुछ भी हतमी तौर पर बात नहीं कह सकते। इस वक्त जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास हैं वो हार्डली 8 अरब डॉलर्स हैं। तो ये पाकिस्तान की ज़रूरत के लिए नाकाफ़ी हैं। जितनी बड़ी हमने गैर मुल्की अदायगियाँ करनी है, ये सिलसिला और ये बातें उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक आईएमएफ का मिशन पाकिस्तान आ नहीं जाता, वो अपना जो मिशन है मुकम्मल करके उसका को बाकायदा एलामिया जारी नहीं करता, और फिर उसके बाद जो आईएमएफ का बोर्ड है वो अपनी जो कर्ज़े की किस्त है पाकिस्तान की अगली वो मंजूर नहीं कर देता, तब तक ये मसाइल इसी तरह रहेंगे। टेंशन तो है शहबाज, आपकी बातों से भी पता लग रहा है, और जो हकीकत हाल भी है कि आईएमएफ का मिशन पाकिस्तान नहीं आ सका है, नहीं आया है, ना उसके आने की अब तक कोई खबर है। शहबाज, अब ये बताइए कि मौजूदा हुकूमत जो है ऑल तो बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन ये पहले दिन से बता रहे हैं कि इनका 1 पॉइंट एजेंडा है, और वो ये है कि मुल्क की मईशत को सही ट्रैक पर लाना है। लेकिन अपेरेंटली ऐसा नहीं हो सका, और ऐसा होता हुआ फ़िलहाल नज़र भी नहीं आ रहा। तो क्या कैपेबिलिटी का मसला है, एबिलिटी का मसला है? जो लोग कहते थे कि जनाब हमारा तो बड़ा तजर्बा है आईएमएफ से डील करने का, they couldn't do it. Apparently they are unable to convince IMF on a lot of things. तो या फिर हालात ही इतने ख़राब थे कि ये रिस्क दोबारा हमारे सर पर मंडला रहा है? देखिए, मुझे ना तो इनकी अहलियत में कोई प्रॉब्लम मुझे लगता है, ना ही इनकी नीयत में कुछ मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम लगता है।
प्रॉब्लम दो हैं बड़े पाकिस्तान के इस वक्त। पाकिस्तान की अगर आप हुकूमत की बात करते हैं, नंबर वन ये इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है, उसकी वजह से जो डिसीजन मेकिंग है वो स्लो है, ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि अभी तक ये कौम और ये हुकूमत ये फ़ैसला ही नहीं कर पाई कि उसकी जो इम्पॉर्टेंट जो प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या हैं, कौन सा मेजर जो कंसर्न है पाकिस्तान का इस वक्त सारा जो मुल्क है वो इस तरफ देख रहा है कि नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन है वो कब होगा और कौन शख्स होंगे जिनको अपॉइंट किया जाएगा। आप मुल्क की सियासत में जितने आप हलचल देख रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ी फैक्टर ये उसके अंदर ये भी है कि नया आर्मी चीफ कौन होगा। तो ये जो उसकी वजह से एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस सिचुएशन जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर आ गई है, उसकी वजह से भी इकनॉमिक डिसीजन मेकिंग जो है वो काफ़ी स्लो हो चुकी है और हुकूमत बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है वो बहुत दूसरी जगहों पे उसको देखना पड़ रहा है। अब कब तक ये सूरत हाल रहेगी हमें नहीं पता। क्या 29 नवंबर के बाद हालात जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे? उम्मीद तो ये है कि हो जाने चाहिए, क्योंकि अगर नई अपॉइंटमेंट हो जाती है, एक सिक्योरिटी जो लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप, उसके ऊपर एक क्लैरिटी आ जाती है और पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी काम हो जाती है। इमरान खान साहब का भी जो एक प्रेशर है ख़ास वजह की वजह से वो भी कम हो जाता है, तो शायद हुकूमत को 2 से 3 माह की स्पेस मिल जाए जहाँ पे ये कुछ परफॉर्म कर सकें। अगर वो स्पेस नहीं मिलती, जो इमरान खान साहब पूरी कोशिश करेंगे कि इनको वो स्पेस ना दें, तो फिर जो है हुकूमत के लिए जो एक बेहतर जो डिसीजन मेकिंग है वो करना मुश्किल हो जाएगा। इन प्रिंसिपल वी एग्री विद यू बिकॉज फोकस डेफिनेटली शिफ्ट हुआ है और जिस तरह आप कह रहे हैं कि खान साहब और अगर अपोजिशन की हम बात कर ही रहे हैं तो उनकी भी पूरी कोशिश होगी कि हुकूमत की फोकस ना जाए उन चीज़ों पे जिन पे 100% इस वक्त काम करना चाहिए। ये बताइए शहबाज कि फौरी तौर पर पाकिस्तान को मीशत बचानी है और ये भी देखना है कि आवाम पर महंगाई का मजीद बोझ ना पड़े, क्योंकि वो भी एक टेंशन तलवार अगर आप उसको खाएं तो वो लटक रही होती है। ये किस तरह मुमकिन बनाया जा सकता है? ये वैसे तो ये जो दोनों बातें आपने की हैं ये एक ही चीज़ है, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान की, दोनों बातें बहुत मुतज़ाद हैं एक दूसरे से। उसकी वजह यह है कि कुछ हुकूमत पाकिस्तान को मुश्किल फ़ैसले करने हैं, वो अगर मुश्किल फ़ैसले करती है तो पॉलिटिकली अनपॉपुलर होती है, वो इकनॉमिकली मुश्किल फ़ैसले करती है तो इमरान खान साहब उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। अगर वह फ़ैसले नहीं करती, जैसे कि बिजली की कीमतों में मज़ीद कुछ इजाफा होना है, कुछ इजाफा कर दिया गया है खामोशी से, कुछ अभी मज़ीद इजाफा होना है। इसी तरह जो IMF की तरफ से एक मुतालबा आया है कि जी आप कम अज़ कम 600 अरब रुपए के इजाफी नए टैक्सेस लगाएं, क्योंकि एक टैक्स एक तो वैसे भी अब शॉर्टफॉल आना शुरू हो जाएगा नवंबर दिसंबर में टैक्स कलेक्शन में FBR की, और उसके बाद कुछ और गैप एडिशनल पैदा हो गए, उसको भी फुलफ़िल करना है। तो अगर वो फैसले होते हैं तो हुकूमत को और ज़्यादा वो उसके लिए जो है उसकी पॉपुलैरिटी को और ज़्यादा वो बहुत बुरे तरीके से डेंट पहुंचाएंगे। ये वो चीज़ है जिसको हुकूमत इस वक्त अवॉइड करने की कोशिश करेगी। अगर हुकूमत ये काम नहीं कर पाती, जो मुश्किल फ़ैसले करने नहीं कर पाती, तो IMF का जो प्रोग्राम है उसकी कॉन्टीन्यूटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हो जाता है। तो अगर प्रोग्राम कॉन्टीन्यू नहीं होता तो फिर आपका जो इकोनॉमिक सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तान है उसके ऊपर सवालिया निशान हो जाता है। तो बहुत ही इस वक्त एक जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, मेरा ख्याल है कि जो कोलिशन गवर्नमेंट है इसकी तरफ से जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर हुआ है कि इन्होंने इमरान खान साहब को एक सेफ एग्जिट दे दिया और उनकी जगह पे आके इक़्तिदार संभाल लिया। अब ना तो ये पूरे तरीके से इकॉनमी को रिवाइव कर पा रहे हैं, ना पॉलिटिकल बेनिफिट ले पा रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे काम कर पा रहे हैं जिसकी शायद ये नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में आप इस हुकूमत से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। चलो शहबाज, पता नहीं अब वो अकेले में सोचते होंगे कि ये क्या हुआ क्योंकि बहुत कुछ था जिससे ये बच सकते थे, लेकिन अब इन्हीं के गले और सर पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया शहबाज राना हमारे साथ थे। सूरत हाल अच्छी नहीं है और इस पे सर्टनली सबको सर जोड़ कर बैठना होगा। अगर इत्तेहादी जमातों की हुकूमत होने की वजह से डिसीजन मेकिंग में डिले आता है तो उस पर भी ज़रा फोकस करें। और दूसरा ये कि कुछ अहम अनाउंसमेंट्स जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सियासत और मईशत भी दिस इज़ अ रियलिटी ऑफ आवर कंट्री स्टैंड स्टिल है, तो वो अहम अनाउंसमेंट्स जल्दी कर दी जाएँ, क्योंकि उन अहम अनाउंसमेंट से रिलेटेड हर रोज़ एक नई अफवाह गर्दिश करती है। ये कितनी अजीब सी बात है। मतलब वन वुड थिंक कि एक इंटरेस्ट तो यही होना चाहिए ना कि आवाम खुश रहे, और जिससे आवाम खुश रहेगी उसके लिए वोट भी जाएंगे, उसका फ्यूचर जो है वो ब्राइट होगा। हम लीडरों की और पार्टीज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है इस वक्त। वाकई आपस की एक लड़ाई है। प्रायोरिटी जो है वो बहुत सी और चीज़ों पे है। अवामी प्रॉब्लम्स, अवामी मसलों पे प्रायोरिटाइज में बिल्कुल उनको ऑलमोस्ट आखिरी नंबर पे रखा हुआ है और ये नज़र आता है।
तो लिहाजा ऑल्दो सारों को मिल के इस वक्त आवाम को ज़रा बेहतर सिचुएशन में लाना चाहिए, बट लुक देयर इज़ नो इंटरेस्ट ओवर देयर।